नमस्कार। बुक शेल्फ के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं जाने माने उपन्यासकार हैं प्रदीप सौरभ। कई सारी किताबें इनकी आ चुकी हैं, करीब 15 किताबें तो हैं ही। उसके अलावा भी प्रदीप जी बहुत कुछ करते रहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव है, रंगकर्मी वो रहे हैं। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी में उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी रही है। उसके साथ ही वो फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं और जगह जगह घूमकर वहाँ की जो आबो हवा है उससे आपको परिचित कराते हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अतुल जी। प्रदीप जी की अभी हाल ही में एक किताब, हाल ही में क्या कहूँ, लेकिन कुछ समय पहले किताब आई है ब्लाइंड स्ट्रीट। ब्लाइंड स्ट्रीट बहुत ही एक ऐसे विषय को उठाया है प्रदीप जी ने जिसमें जो नेत्रहीन हैं उनकी दुनिया को बहुत करीब से देखने की कोशिश की गई है। और ये जो ब्लाइंड स्ट्रीट किताब है उसका जल्दी ही आपको अंग्रेज़ी अनुवाद भी पढ़ने को मिलेगा। ब्लाइंड स्ट्रीट के अलावा और भी बहुत सारी किताबें इनकी, अभी जो कुछ किताबें मेरे सामने हैं उसमें तीसरी ताली उनका एक उपन्यास है, और सिर्फ तितली एक उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल काफ़ी पॉपुलर रहा, उनका पहला उपन्यास है। देश भीतर देश, और बहुत सारी किताबें और भी लिखी हैं। प्रदीप जी से ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, ख़ास तौर से ब्लाइंड स्ट्रीट के बारे में कि ब्लाइंड स्ट्रीट लिखते वक्त प्रदीप जी को आखिर ऐसी क्या चीज़ महसूस हुई जो उन्होंने नेत्रहीनों में पहले से देखा और उसको उन्होंने उपन्यास की शक्ल में ढालने की कोशिश की। प्रदीप जी बताइए इस किताब के बारे में। अतुल जी, जैसे आपने कहा कि हाल ही में पुस्तक आई है, तो ये किताब हाल की नहीं है, लेकिन जिस लेखक की का उपन्यास अंतिम हो, ये फ़िलहाल मेरा अंतिम उस दृश्य से है कि इसके बाद कोई उपन्यास मेरा नहीं आया, तो इसको कहा जा सकता है कि हाल में। रही बात इस विषय को चयन करने की, तो जब दो विद्यार्थी मेरे पास आए, वो मेरे उपन्यासों पर रिसर्च कर रहे थे जेएनयू में जी। एक मनीष कुमार और एक पार्वती। बाद में पार्वती की तीसरी ताली पर जो एमफिल थी उस पर पुस्तक भी आई वाणी प्रकाशन से जी जी। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं उनको अपने घर बुलाने लगा और उनसे तमाम बातें करने लगा। मुझे लगा कि ये कितनी अबूझ दुनिया है। तो हमने कहा इस दुनिया के अंदर जाया जाए, और फिर उन लोगों की मदद से मैं उस दुनिया में गया। कई साल मैंने इस पर शोध किया, कितने ही प्रकार की ब्लाइंडनेस हो सकती है, उन सब के वैसे लोगों से मिला, उनके रहन सहन, उनकी सोच। मतलब आप कह सकते हैं कि उन दिनों मेरी आंखें तो थी, लेकिन मैं उसी स्तर पर सोच रहा था। और यही नहीं, जब पूरी हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई उस उपन्यास की, तो मुझे लगा कि अब हम लिख नहीं पा रहे हैं, सामग्री तो इकट्ठा हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हम अपने साइटेड अनुभव से ब्लाइंड वर्ड पर लिखना चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं कैसे क्लिक किया कि हमें उस दुनिया में जाना चाहिए। तो कुछ हफ्ते फिर मैंने आँखों में पट्टी बांधी। अच्छा। हमारे इन दोनों मित्रों ने बहुत मना किया कि सर आपके पैर टूट जाएंगे, आप मत करिए, ये बहुत कष्टकारी होता है, हम लोग उस दुनिया से गुजरते हैं, हम रोज़ रूबरू होते हैं। हमने कहा बस वही, जिस दिन ये अनुभव आ जाएगा तो फिर उपन्यास लिखने में मुझे 30-40 दिन लगेगा। और फिर जब मैं उस दुनिया से गुजरा और मैंने उस चीज़ को अनुभव किया, रंगों को, कि कैसे सभी इंद्रियां काम करती हैं। देखना एकमात्र इंद्रिय नहीं, हम देखने को कई तरह से देखते हैं। अगर आप कई ब्लाइंड मिले, उनकी बात सुनेंगे तो कभी वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं ये चीज़ दिखाओ, वो चीज़ दिखाओ। अगर कोई एक ब्लाइंड रे बैन का चश्मा लाया है तो कहेगा दिखाना तो जरा, तो वो देखते हैं। और उनके देखने का अंदाज, स्पर्श है, कोई और चीज़ें हैं तो सुगंध है, तो ये उनकी जो इंद्रियां, अतिरिक्त इंद्रियां जो हैं, उसमें ऐड ऑन होता है साइटनेस उसकी। ये दुनिया बड़ी विचित्र। तो फिर मैंने उस दुनिया पर लिखने की सोची। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि उन विषयों को चुना जाना चाहिए उपन्यास के लिए जो हाशिए के समाज हों, जिन पर नहीं लिखा गया है। अगर जो लिखा जा चुका है, अगर आप उसका पुनरुत्पादन कर रहे हैं तो आप अपने पुरखों का लिखा ही दोहरा रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो, लेकिन हाँ। तो इसलिए मुझे उपन्यास लिखने में लंबा लंबा गैप होता है कि 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल एक उपन्यास के बाद मुझे समय लगता है उसमें।
हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कम से कम कि आप एक ऐसे विषय उठाते हैं जो आमतौर पर लोग नहीं महसूस भी नहीं करते और उसको उस तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत सतही तौर पर करते हैं। और आप बिल्कुल शोध के साथ ये किताब लेकर के आते हैं अपने आप में। लेकिन प्रदीप जी, आप एक रचनाकार हैं और आज से नहीं, बरसों से आप लिख रहे हैं उपन्यास। तो आपके शायद 20, 25, 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा। उपन्यास से पहले ये 2 हिस्सों में अगर मेरे रचनात्मक लेखन को देखेंगे जी। तो एक, जब मैं पत्रकारिता में आया था, जब मैं विद्यार्थी था, उस समय मेरा लेखन था, उस समय जो मेरी पुस्तकें छपी थी। फिर एक लंबा गैप है, और फिर ये पत्रकारिता में साप्ताहिक हिंदुस्तान और दूसरे अखबारों में, फिर नेशनल दुनिया के संपादक और चैनल, तमाम वो टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियों से गुजरते हुए फिर मुझे लगा, जब मैं गुजरात से लौट के आया तो मैं एक पुस्तक लिख रहा था कि गोधरा टू गांधीनगर, कि कैसे किसी घटना से गांधीनगर एक प्रतीक था एक सत्ता को हासिल करने का, कि पहुंचा जा सकता है। तो उन दिनों जो मेरे जर्नलिज्म के नोट्स थे, उस दंगे के दौरान, उस घटना के दौरान मैं गुजरात में ही था, अहमदाबाद, और मैंने पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गौरव यात्रा में सुबह से शाम तक रहता था। हर चरण की यात्रा मेरा पूरा, मैंने वो फिनोमेना देखा था। तो मैंने कहा ये किताब मैं लिखूँगा। तो जब उसके लिखना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि उसके बीच का एक हिस्सा, 8-10 डायरियाँ मेरी गायब थी। तो वो जो चूँकि नोट्स लिखे जा रहे थे, तो वो बेईमानी हो नहीं सकती थी कि मैं उसको उस तरह से लिख सकता। तो फिर वो किताब आइडिया ड्रॉप हो गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बात ऐसी है जो मैं पत्रकारिता में उसकी नैतिकता और उसकी सीमाओं के कारण नहीं कह पाए थे, जो मैंने वहाँ उन दंगों के दौरान देखा था। ये किसी न किसी रूप में आनी चाहिए। तब मुन्नी मोबाइल का जन्म हुआ था, और मुन्नी मोबाइल में मैंने उन पूरे दंगों का जिक्र किया है। पूरा मतलब भारत की आज़ादी के मोह भंग के भारत की कहानी है मुन्नी मोबाइल, जिसमें ये गुजरात दंगे और सत्ता का हस्तांतरण, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। तो ये उसकी कहानी, और यहाँ से ही 2009 के आसपास मैं उपन्यास लेखन में, पहले मैंने यूँ ही लिख दिया था कि ये फिक्शन का यूज़ करते हुए उस चीज़ को जो हम लिख नहीं पाए थे पत्रकारिता में, और वो किसी भी पत्रकारिता की सीमा होती है, वो हमें सबको सिखाया जाता है। तो उस आधार पे मैंने उन चीज़ों को भी लिखा उसके अंदर, और एक दूसरे अंदाज में लिखा कि कोई घृणा ना पैदा हो, बल्कि घृणा पैदा हो लेकिन वैसी घटनाओं से घृणा पैदा हो, वैसी घृणा नहीं कि एक समुदाय की दूसरे समुदाय से, मनुष्य से घृणा पैदा हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं मानवीयता को सामने लाने वाली चीज़ें आपने रखी, लेकिन उसमें ओवरऑल राजनीतिक परिदृश्य तो सामने आया ही होगा ना कहीं। जब भी हम कह सकते हैं कि मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी। हाँ, लेकिन वही दक्षिण पंथ यानी नरेंद्र मोदी या आरएसएस या संघ परिवार का जो वर्चस्व इस तरह से देश भर में आज आपको दिख रहा है। आप तो लंबे समय से पत्रकारिता में भी रहे और आपने समाज को इतने करीब से देखा, राजनीति को करीब से देखा। क्या लगता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और देश की जो आज जो हालत है, आज कोई भी मीडिया ग्रुप हो या चैनल हो, कोई भी पहले की तरह ना तो बोल सकता है, ना अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, आप उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक रूप से सामने आता है। आखिर क्या वजह है कि लोगों के अंदर इतना डर और इतना दहशत, या फिर फासिज्म की ये स्थिति ऐसी क्यों पैदा हुई? देखिए, आप जो कह रहे हो कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे विस्तार हुआ, मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुन्नी मोबाइल को आप पढ़िएगा तो उसमें जो उसके बाद 2003 के बाद इस देश में घटित हुआ है, सारी घटनाओं का जिक्र है कि किस तरीके से गुजरात प्रयोगशाला के रूप में काम की, कैसे उसका विस्तार हुआ देश के अंदर। और ऐसा नहीं कि वो कल्पना लिखी गई है, उसमें जो जैसे कि प्रधानमंत्री से जो मेरे डायलॉग हैं इन्वर्टेड कामा में कोट इन कोट हैं, और जब कोई चीज़ कोट इन कोट होती है वो सही होती है, उसमें कहानी से जोड़ा उसको गया है, लेकिन घटनाएं और वो सारी चीज़ें वो उस तरह की उसके अंदर मैंने रखी है। और भविष्य की जो आज आप देख रहे हैं, ये सारा उसके अंदर लिखा गया है। अब रही बात ये कि आज लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं,
तो मेरा मानना है कि बोलने वाले बोल रहे हैं, उनकी संख्या कम हो गई है। संख्या इसलिए कम हो गई है कि हम दो तरह के बोलने वालों को जानते थे। पहले एक टीवी की एक लिबर्टी होती थी, हर जगह एक लिबर्टी होती, इवन जो सरकारी माध्यम है उसमें भी लिबर्टी थी। ऑल इंडिया रेडियो में भी हमें याद है कि जो FM गोल्ड का समाचार आता था रात को, तो हम लोग उसमें एक्सपर्ट के रूप में जाते थे और लाइव प्रोग्राम होता था 8:30 to 9। उसमें जो घटनाएं होती थी उस पर एक्सपर्ट से सवाल पूछे जाते थे, तो हमें कोई रोकता नहीं था। हम आकाशवाणी में भी अपनी बात रख के आते थे। तो ये जो दायरा है इसको सिमटा दिया, क्योंकि उसके पीछे व्यवसायिक हित है। उसमें कोई समाज सेवा के लिए तो क्या कहते हैं कि अपना संस्थान टेलीविजन, सिर्फ व्यावसायिक हित है या राजनीतिक हित भी? नहीं, व्यावसायिक हित पहले है। इसलिए व्यावसायिक हित है कि उनको क्या लेना है मिस्टर ए या बी को चैनल चलाने के लिए। और ये जो उनको ये रहता है कि उनकी साल की वर्षगांठ हो जाए तो प्रधानमंत्री जी आ जाएं, एक भाषण दे जाएं, वो अपना पावर सेंटर में अपने को बनाए रखने के लिए। दुनिया में आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो मीडिया टाइकून्स हैं वो पावर के नज़दीक रहने के लिए मीडिया की भूमिका का इस्तेमाल उन्होंने किया है और कर रहे हैं। इस युद्ध में भी अगर आप देख लें तो मीडिया की बड़ी भारी भूमिका है। तो ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खतरा तो है बोलने में, सीधा सीधा है ये दिमाग में कि जेल तो आप जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी बेल नहीं हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बोलने वाले बोलते नहीं हैं। बोलने वाले बोल रहे हैं, वो उसकी आवाज़ थोड़ी सी महीन जरूर है, दबी नहीं है। हम नहीं, ये अच्छी बात है। अब अच्छी बात आपने कही कि बोलने वाले बोल रहे हैं और दबी नहीं है। ऐसे तमाम प्रतिरोध की आवाज़ें हैं जो लगातार उठ रही हैं। और कोई चीज़ हम भारतीयों के साथ क्या है कि हम एकदम रेडीमेड सब चीज़ चाहते हैं कि मेरी कोई भूमिका ना हो, सिर्फ ए करे, बी करे और सी करे। ठीक है, वो तब उन चीज़ों में शामिल होता है जब वो मजमा हो जाती हैं, जब वो भगदड़ मचने लग जाती है। जैसे कि आपको याद हो JP आंदोलन, हम लोग तो उसमें रहे, जेल भी गए हैं। और फिर उसके बाद ये आपका आंदोलन एक उदाहरण के रूप में ले लें, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का और NCR का ऐसा हर कोई शख्स नहीं है जो अपना क्या कहते हैं कर्तव्य नहीं मान रहा था कि एक बार इंडिया गेट तिरंगा झंडा लेके जाना है। तो ये मजमा बन चुका था और उस मजमे का परिणाम आपने देख लिया, आपका पतन, उसके संस्थापकों में से कितने लोग कहाँ चले गए, कैसे चल रही है पार्टी और क्या होगा। लेकिन प्रदीप जी, आप बेशक एक पत्रकार, एक रचनाकार तो हैं ही, आप एक संस्कृति कर्मी भी रहे हैं। लंबे समय तक आपने एक ऐसे संगठन के साथ जुड़कर अपने आप को विकसित किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसको आज के दौर में बिल्कुल पसंद नहीं करती सत्ताधारी पार्टी। तो आज के दौर में क्या ये इस पार्टी का जो पूरा नज़रिया है वो कहीं ना कहीं वामपंथ या इन चीज़ों के खिलाफ जाता है? वामपंथ की विचारधारा को ही ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों की विचारधारा मानते हैं। तो क्या वजह है कि आज वामपंथी आंदोलन जो आज के दौर में जिस स्थिति में आके खड़ा हो गया और जिसकी वजह से दक्षिणपंथ इस कदर उभर करके सामने आया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, एक चीज़ तो पहले आप बहुत स्पष्ट रूप से समझिए कि वामपंथ इस देश की मुख्य धारा में कभी था ही नहीं। 2-1 राज्यों में सरकार बना लेने से वामपंथ के कारण अगर आप आरोप लगाते हो या अपना तर्क रखते हैं तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। वामपंथ तो बहुत छोटी सी जगह थी और वामपंथ में अगर भारत में अगर आप देखें तो वो आत्मालोचनाओं का इतिहास है वामपंथ का। हर महत्वपूर्ण मौके पर वामपंथियों ने कन्नी काटी है। आप इतिहास उठा के देख लें शुरू से लेकर अब तक, और उसका ही परिणाम है। और इनर डेमोक्रेसी की बात, वामपंथ में इनर डेमोक्रेसी का भी बहुत बड़ा अभाव रहा है। जो आंतरिक लोकतंत्र जिसे कहते हैं, कहने को तो वो डेमोक्रेटिक है, वो सरबराह की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें लोकतंत्र का बहुत बड़ा अभाव है। ये खुद भी मैंने महसूस किया है कि आपको पॉलिट ब्यूरो मेंबर में ले लिया, कल आपको हटा दिया, आपको पता ही नहीं कि आप कब लिएगा और कब हटाएगा और क्या प्रक्रिया है। तो ठीक है, जो आप जिसको टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो उस नक्सलवाद की, तो उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जब ज़मीन का सवाल बंगाल में इतने समय CPM क्यों रही, कभी आपने सोचा इस विषय पे? वो इसलिए रही कि भूमि जो सुधार का कार्यक्रम था वहाँ पर, वो उन्होंने बहुत व्यापक रूप से किया। अब वहाँ पर क्यों वामपंथ खत्म हुआ कि वो जो पीढ़ी थी जिसने भूमि सुधार का फ़ायदा उठाया,
और अपने क्या कहते हैं कि उससे पैसे कमा के अपने परिवार को पढ़ाया बढ़ाया और वो चले गए। वो जो वो पीढ़ी निकली उसको उससे कोई मतलब नहीं रहा था। तो इसलिए क्योंकि उस तरह का वैचारिक काम था नहीं, और पूरे आर्थिक बात के दलदल में फंस गया। ट्रेड यूनियन को ही ले लीजिए भारतवर्ष में, वो पूरे इकोनॉमिज्म का शिकार हो गया। क्या चाहिए कि बोनस ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए कि तनख्वाह चाहिए, ये नहीं है मार्क्सवाद। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने इन तमाम विषयों को इतनी गहराई से आपने अध्ययन किया, देखा, आपके उपन्यास में इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कोई रिफ्लेक्शन, कहीं कोई जिक्र? यस, मेरे सारे उपन्यास निश्चित तौर पे अलग अलग विषयों पे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे सारे उपन्यास राजनीतिक उपन्यास हैं, नंबर 1। दूसरा, मैं कहता हूँ कि मेरे उपन्यास प्रेम के उपन्यास हैं। मेरे हर उपन्यास में प्रेम अपने क्लाइमेक्स में, चरमोत्कर्ष में दिखाया गया है, उस फीलिंग्स को। और राजनीति के बिना तो कोई लेखन हो ही नहीं सकता मेरा मान। अगर आप समाज को समझना चाहते हैं तो राजनीति को, अर्थशास्त्र को, इन सबको आपको जानना होगा, तभी आप किसी कैरेक्टर का मूल्यांकन कर पाएंगे, तभी उसका विश्लेषण कर पाएंगे। एक आदमी क्या अमीर किस्म का है, वो दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, वो किस तरह से सोचेगा, ये कैसे आप विश्लेषित कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको राजनीतिक होना बहुत ज़रूरी है, समाज का पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो मैं तो बल्कि मुन्नी मोबाइल के पहले ही पृष्ठ में लिखा है, जोनर जहाँ पर होता है उसमें लिखा है प्रकाशक ने कि राजनीतिक उपन्यास है ये। आप जाहिर सी बात है कि आपने जितना लंबा दौर देखा और जिस दौर से आप गुजरे, बहुत बारीकी से समाज का, राजनीति का और तमाम जो चरित्र बीच बीच में आपके जीवन में आते गए, उनका भी आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया, विश्लेषण किया, जो आपके उपन्यास में आते हैं। आज के दौर में फ़िलहाल अगर हम लौटें कुछ समय के लिए, एक मिनट, मैं आपको ये किताब दिखाना चाहता हूँ। यह है तीसरी ताली। जी जी, ठीक है। ये LGBTQ पर है उपन्यास, और खासकर यूनक्स पर, हिजड़ों पर केंद्रित किया गया है ये उपन्यास। अब हिजड़ा यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से प्रतीक के रूप में आता है। तो जो शबनम मौसी टाइप का कैरेक्टर है, वो जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं कि तुमने बहुत नकली हिजड़ों को राजनीति में इस्तेमाल किया है, एक बार असली को करके देखो। तो ये जो मैं आपको ये जो डायलॉग बता रहा हूँ, इसके कितने मायने हैं, कितने संदर्भ हैं कि उस पूरी सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था को लेखक शबनम मौसी के माध्यम से वो हिजड़ा बता रहा है कि इनका कोई चरित्र नहीं है, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ये राजनीति है, इसको बारीकी से समझने। निश्चित रूप से तीसरी ताली हो या ब्लाइंड स्ट्रीट हो या कोई भी इस तरह का आपका जो भी उपन्यास हो, निश्चित रूप से उसमें एक राजनीतिक दृष्टि तो है ही, और बहुत गहराई से आपने तमाम समुदायों को, तमाम क्षेत्र में जो एक्टिव लोग हैं या फिर उपेक्षित लोग हैं ख़ास तौर से, या फिर उनको जिस तरह से राजनीतिक तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा, उसको आपने लाने की कोशिश की। अब हम आते हैं थोड़ा सा आज के दौर की स्थिति पर, यानी ख़ास तौर से जो ईरान का जो मसला चल रहा है इन दिनों। काफ़ी आपने देखा होगा, 1 महीना से ज़्यादा हो गया जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने लगातार बेवजह क्या कहें, इसके पीछे लंबी राजनीतिक लड़ाई चल ही रही है, आज से नहीं चल रही है, लेकिन इससे पूरी दुनिया जिस तरह से प्रभावित हुई है, ख़ास तौर से तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उनका जो हाल है, और हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि कैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको, और भारतीय राजनीति इसमें किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? देखिए, हाल में पिछले 1 डिकेड या उससे कुछ कम की बात अगर हम करें तो ये युद्ध का पैटर्न अलग है। युद्ध उस तरह से ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए ये युद्ध नहीं हो रहा है। इस युद्ध का करैक्टर ही अलग है। ये एक तरह का ग्लोबल वॉर है, ये विश्व युद्ध है। इसे देखने में तो लग रहा है कि अमेरिका इजराइल ईरान से निपट रहा है। नो, जब युद्ध कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहा है, वो भी युद्ध पीड़ित लोग हुए हैं, वो भी युद्ध प्रभावित लोग हैं। ये एनर्जी के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है, और पूरी दुनिया को, जैसे हार्मोस को ले लो, जब हार्मोस पर प्रतिबंध की बात होती है तो ये है कि
उस रास्ते को बंद करने का मतलब है कि यूरोप के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कैसे अभी कल परसों 40-45 देशों की बैठक उसको खुलवाने के लिए हुई है और हार्मोस पर लेवी लगाने की बात की। तो ये एनर्जी के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। और उधर देखिए व्यापारी, ये बिजनेस है। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तेल की कमी नहीं है, जिसको जितना चाहिए खरीद ले जाइए। तो अनाप शनाप दाम। इस पूरे युद्ध के अंदर सबका जो मुद्रा है डामाडोल हुई है, माइनस अमेरिकन डॉलर 2 पॉइंट समथिंग अमेरिकन डॉलर बढ़ा है। तो ये जो युद्ध है वो एनर्जी के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसमें किसी को भूमि भी नहीं चाहिए, अगर जीत भी लेगा तो छोड़ के चला जाएगा। और ये एक ऐसा थोपा हुआ युद्ध है कि आप इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, या अगर बहुत पीछे जाएं तो वियतनाम भी देख सकते हैं कि अमेरिका कितना झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाता रहा अपने देश में। जब कुछ पत्रकारों ने वहाँ की सही रिपोर्टिंग करी और वो उसका जब खुलासा हुआ अमेरिकी लोगों के बीच, तो अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा। और कमोबेश जो कल का जो ट्रंप का राष्ट्र के नाम संदेश है, उसमें भी वो भागते हुए दिख रहे हैं कि भाई तुम अपना हॉर्मोज संभालो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं उसमें इनिशिएटिव नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन उसके पीछे मैं वही कह रहा हूँ, एनर्जी व्यापार, हमारे पास माल है, हमसे खरीद लो। वही हुआ ना साम्राज्यवाद आप का भारत दबदबा। के लिए कह रहे हैं कि आप भारत यहाँ से ना खरीदे, वेंजुला से खरीद ले। क्यों? मैं उपभोक्ता हूँ, ये हम तय करेंगे। लेकिन जब विश्व की इस तरह की शक्तियाँ उसको करती हैं तो ये बाजार और क्या कहते हैं कि एनर्जी के एक संकट को, तो पूरा दुनिया इस समय एनर्जी संकट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीसरी दुनिया के देश, यूरोप को आप ले लीजिए, यूरोप संकट में है। वहाँ के राष्ट्रपति लोग कह रहे हैं कि आप तेल कम पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करिए। अब भारत में तो लंबी लंबी लाइनें हम दिख रही हैं। और अभी चुनाव चल रहे हैं चूँकि विधानसभा का, इसलिए पेट्रोल पे कोई असर नहीं आ रहा है और एलपीजी पे भी नहीं आ रहा है। चुनाव की पूर्व संध्या ख़त्म होने दीजिए, मुझे लगता है कि अगले दिन या उसी शाम कोई फैसला आपको एक इस देश की जनता को मिलेगा और उससे ही जाहिर होगा कि किस तरह से पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रताड़ित है। अमेरिका के लोग भी प्रताड़ित हैं। जी। अमेरिका में भी नो किंग का इतना बड़ा मूवमेंट, 80 लाख लोग वहाँ पर शामिल हुए उस जुलूस में। भारत में आप कल्पना कर सकते हो क्या कि जब हमारे यहाँ युद्ध होता है तो हमसे कहा जाता है मिलजुल के रहो। इस समय देश संकट में है, लेकिन युद्ध अगर कोई भी देश, किसी भी देश में, चाहे भारत हो या कोई देश हो, अगर किसी पर थोप रहा है तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध मनुष्यता के खिलाफ एक ऐसी जंग है जिसका अपराध कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से एक साहित्यकार के नज़रिए से, एक रचनाकार के नज़रिए से भी आपने युद्ध को बहुत करीब से देखा और उसकी संवेदनशीलता के साथ जो मानव जीवन पर जो इसका असर पड़ रहा है, ये भी आपने बहुत विस्तार से लोगों को बताया, हमारे दर्शकों को। ये एक अच्छी चीज़ हमें महसूस हुई। लेकिन ख़ास तौर से अब हम चलते चलते आपकी जो अगली किताब, यानी आपका जो अगला प्रोजेक्ट है, उस पर भी ज़रूर बात करना चाहेंगे। देखिए, हमारा कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जो रचनात्मक व्यक्ति है वो शांत नहीं बैठ सकता। वो अपनी ऊर्जा कहीं ना कहीं खपाएगा ज़रूर, और अपनी रचनात्मकता का विस्फोट अलग लगता है। उसके रूप, आकार, शिल्प अलग हो सकता है। कुछ ज़रूरी नहीं कि उपन्यास लिखे, हो सकता है कि मैं जैसे अब ग्रीष्म प्रवास में फूड ब्लॉगिंग करने लग गया। अब जैसे कि अब खाना बनाने मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं खाना बना रहा हूँ, उस पर लिख रहा हूँ, उसको देखने वाले 10 लाख क्या कहते हैं कि मेरे उसमें फॉलोअर हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है वो लेखन, और मुझे भी मज़ा आ रहा है कि यार खाने पर ऐसा नहीं लिखा गया है। तो मेरी रचनात्मकता का विस्फोट वहाँ भी हो रहा है। जब मैं अभी मान लीजिए 2-3-4 महीने दिल्ली से बाहर रहूँगा, तब मेरा कैमरा बोलेगा, तो वो भी एक रचनात्मकता है। मैं सिर्फ फूल पत्ती ही नहीं खींचता हूँ अपने कैमरे से, मैं इस देश की उदास सामे, उदास लोग, इन लोगों पर भी अपना मेरा कैमरा फोकस करता है। अब रही उपन्यास की बात, तो 3-4 सालों से एक उपन्यास तो सोच रहा हूँ, उसका नाम भी मैंने प्रस्तावित किया था एक बार कि घोड़ा खान नाम से मुझे एक उपन्यास लिखना है। और वो उपन्यास
उन लोगों पर है जिनका सब परिवार है, बहुत संपन्न लोग हैं, लेकिन परिवार साथ नहीं रहता है और वो अकेले कैसे अपनी ज़िंदगी एक निर्जन, एक खूबसूरत कॉटेज में बिता रहे हैं। ऐसे लोगों पर मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं वो उसमें अभी फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर काम करता रहता हूँ। काम करने का अर्थ है कि मैं उन लोगों से मिलता रहता हूँ, उन लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ, वो कैसे इस तरह का जीवन जी रहे हैं, कितना प्रताड़ित होते हैं मानसिक रूप से, कि सब है परिवार में, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई, और कितने तो ऐसे लोग हुए कि बेचारे घर में माँ मर गई और वो महीने भर बाद पड़ोसियों को पता लगा। ऑनलाइन क्या कहते हैं कि 10वां 13वां की जा रही है। तो ये पूरा एक वो संसार जो है ना बुज़ुर्ग लोगों का, और बुज़ुर्ग ना भी कहें, जो ऐसे लोग हैं जिनके परिवार भारतवर्ष में नहीं रह रहे हैं या हो रहे भी रहे हैं, तो कोई बंगलोर रह रहा है, कोई हैदराबाद रह रहा है, वो दूरी है कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन ये बहुत मानवीय पहलू है और आज के दौर की जो सच्चाई है वो है, और ख़ास तौर से जो पीढ़ियों का जो संकट है, आज की नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, वो भी इस उपन्यास में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और प्रदीप जी हमारे साथ आए, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी किताबों पर, अपनी जो रचना, उनकी रचना यात्रा जो है उस पर विस्तार से बातचीत की। प्रदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए और लगातार आप लिखते रहें और लोगों के बीच अपने आप को अपनी राय के साथ पहुंचाते रहें, हम यही चाहते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।